तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क की। मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 1 में कवर कर दिया है और उसी के संबंध में यहाँ जो दिए गए हैं कुछ प्रश्न हैं आपके सामने यूनिट नंबर 1 से। एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो आज शाम की क्लासेस चलने वाली है 6:30 पर, वो बेसिकली एमपी पीएससी की है। और एमपी पीएससी के अगर सिलेबस की बात करते हैं तो वहाँ पे समाजशास्त्र के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 2 आपका जो चल रहा है वो आपका 6:30 बजे वाली क्लास में चल रहा है, ठीक है। और आज यूनिट नंबर 8 जो है आपका, यूनिट 3 जो है आपका 8:30 पर चलेगा, ठीक है। तो यूनिट सेकंड आपका कवर होगा 6:30 बजे वाली क्लास में, और थर्ड जो कवर होगा शाम की 8:30 बजे वाली क्लास में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यूनिट 1 के संबंध में ये जो है आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन पर हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं। चलिए आप लोग ध्यान से करिएगा इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत किस विधि के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य के द्वारा समर्पित माना जाता है। तो आप बताइए, पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी है सामाजिक विधि और ऑप्शन डी है राजनैतिक विधि। ऑप्शन बी। ओके, देखिए प्रश्नों की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत में अगर मैं आपसे बात करूं, कहा कि किस विधि के माध्यम से प्राप्त जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य, क्या ऑप्शन नंबर आप बी सही जा रहा है, जिसके द्वारा समर्थित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो होगा यही करेक्ट माना जाएगा। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है और ना ही सामाजिक विधि है और ना ही राजनीतिक विधि है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? बताइए, इसमें कोई डाउट वगैरह तो नहीं है ना किसी प्रश्न, इस प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। ये केवल आपको प्रैक्टिस के दौरान जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन समय आप कौन सी विधि लगाते हैं वो वैज्ञानिक विधि है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि समाज कार्य अभ्यास मतलब सोशल वर्क प्रैक्टिस के दौरान में जो है थ्योरीज की बात हो रही है, इसके अंतर्गत किसकी व्याख्या अभिपुष्ट होती है? क्या मानव व्यवहार की, सामाजिक क्रियाकलापों की, कि सेवार्थियों के मनोभावों की? ऑप्शन डी। जी, अभिपुष्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना या उसमें डालना, उसके व्याख्या कर देना। अभिपुष्ट मतलब उसमें इन्वॉल्व, शामिल होती है ना। सी। ओके, ऑप्शन सी की तरफ आप जा रहे हैं। देखो, समाज कार्य अभ्यास के थ्योरीज में सिद्धांत के अंतर्गत हम किसकी व्याख्या करेंगे? जो अभिपुष्टि होती है, जो उसमें डालती है, किस पर बात करते हैं? क्या सेवार्थी के मनोभाव सही रहेगा कि मानव व्यवहार सही रहेगा? बताओ, आप लोग बताइए। सामाजिक क्रियाकलाप सही रहेगा, कार्यकर्ता की स्थिति, सेवार्थी के मनोभाव? गलत जवाब। सेवार्थी के मनोभाव नहीं होगा, यहाँ मानव व्यवहार। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समाज कार्य अभ्यास के दौरान में जब हम उस समय थ्योरीज वगैरह कोई लागू करते हैं, तो अगर मैं सेवार्थी के आधार पे बात करता हूँ, उसके मनोभाव को देखता हूँ, तो वहाँ एक प्रकार से निष्पक्ष या भेदभाव वाली जो प्रक्रियाएं बनती हैं वो संचालित होती हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये व्यक्तिनिष्ठता पर बल देती है, ठीक है। तो जो कि ये ऑप्शन आपका फिर गलत हो जाएगा। लेकिन जब मानव व्यवहार की मैं बात करूँगा तो वहाँ पे मनोभाव के इसके अंतर्गत जितनी उसकी समस्याएं हैं, सारी चीज़ें इसमें जो है शामिल हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, समाज कार्य अभ्यास के सिद्धांत के अंतर्गत मानव व्यवहार की जो है अभिपुष्टि की जाती है, उसके व्यवहारों को जो है इसमें शामिल किया जाता है, मतलब इंक्लूड किया जाता है ना उसमें। हाँ जी, हाँ जी, इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत, मतलब एक कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उसके अंतर्गत समाज कार्य किस प्रकार की क्रिया करती है या किस प्रकार की क्रिया मानी जाती है सोशल वर्क में। परंतु ध्यान रहे, प्रोफेशनल सर्विसेज के आधार पे क्या आर्थिक क्रिया होगी, वो मनोवैज्ञानिक क्रिया होगी, सामाजिक क्रिया होगी कि व्यावसायिक क्रिया होगी? क्वेश्चन नंबर 3 का
सामाजिक क्रिया होगी। बिल्कुल, यहाँ आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी जवाब दिया है आपने, यही करेक्ट जवाब है आपका। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक क्रिया का ही एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत समाज कार्य में हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 4th वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जो कि मैंने कितनी बार इन लोगों से बोला भी है, समय से ज्वाइन हुआ करें, नहीं होते हैं ज्वाइन, है ना। आप सबको मैं बता दूं, सभी लोग ध्यान रखें भाई कि 8:30 वाली क्लास जो चलने वाली है शाम को, उसको आप समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा। 6:30 वाली जो क्लास शाम को चलेगी उसको भी आप लोग समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 8:30 पर आप लोगों का यूनिट नंबर 3 चलेगा, व्यक्तिगत समाज कार्य पर बातचीत होगी आप लोगों से। और 6:30 पर जो है आप लोगों का यूनिट नंबर 2 चलेगा, जो समाजशास्त्री अवधारणा पर बातचीत हो रही है। इसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट के रूप में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में जो है प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी को किस रूप में विशेष सेवा प्रदान करता है? क्या व्यक्ति के समूह या समुदाय या सभी? क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है ना, वो प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेंड सोशल वर्कर होता है, वो ट्रेंड जो है सेवार्थी को, क्लाइंट को, जो आप देख रहे हैं केशवर की प्रक्रिया को संचालित कर रही होती है, इस रूप में बेसिकली विशेष सेवा प्रदान अगर करना होगा तो किस में करेंगे? तो मुझे पता भी है और आप लोग भी जानते हैं कि जो प्राथमिक प्रणाली है, वो प्राथमिक प्रणाली केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में सेवार्थी शब्द यूज़ होता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अब बताइएगा आंसर उसका कि किस विद्वान ने कहा है, ठीक है, किस विद्वान ने कहा है कि जो समूह के सदस्य हैं उन सदस्यों के सेवार्थी के रूप में स्वीकार किया है? हाँ, HB ट्रेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समाजकार्य या व्यवसाय में समाजकार्य अभ्यास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत किसे सिद्धांत या सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है? मतलब एक प्रोफेशनल सोशल वर्क है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोशल वर्क थ्योरीज़ को लागू करते हैं। सोशल वर्क प्रैक्टिस में थ्योरीज़ के अंतर्गत वो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका पालन करना आवश्यक होता है? तो बताइए, कार्यकर्ता वाला या सेवार्थी का या कार्यकर्ता सेवार्थी दोनों का या गैर सरकारी संगठन का? ऑप्शन सी। बिल्कुल सी होता है। प्रोफेशनल सोशल वर्क में हम लोग सोशल वर्क प्रैक्टिस थ्योरीज़ के दौरान में हम बेसिकली जब बातचीत करते हैं तो खासकर उन सिद्धांतों पर बात करते हैं जो कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों के संबंधों के बारे में बातचीत करता है। और इनके जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? उद्देश्यपूर्ण होते हैं। कैसे संबंध होते हैं? उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो ये भी पेपर में प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मैं करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। तो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वीकृति का जो सिद्धांत है, एक्सेप्टेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमोदन, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है, मैं आपसे बात करूंगा, केस वर्क स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है, तो उसमें जिक्र करूंगा आप लोगों से। जो है बेस्टिक का नाम आता है 1957 में। कुल टोटल इन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे, उन्हीं में से एक सिद्धांत है स्वीकृति। कह रहा है कि अंतर्गत सेवार्थी का उसकी किस स्थिति के अनुसार व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए? क्या भविष्य की स्थिति के अनुसार व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए, कि वर्तमान की स्थिति को देखकर स्वीकार करना चाहिए, कि भूतकाल की स्थिति देखकर उसे स्वीकार करना चाहिए, कि भविष्य और वर्तमान दोनों को देखकर करना चाहिए? 6 दोनों को देखकर। वर्तमान की स्थिति। क्या डी सही नहीं होना चाहिए? कितने लोग डी से सही है, कितने लोग बी से सही हैं? थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या बताइए, लग नहीं रहा है। आप अगर लगा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें, क्या सोच के आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी को? बी तो नहीं सर, बट भविष्य वाला भी ठीक है, पर भविष्य हम क्या पहले से कैसे देख सकते हैं? भविष्य हम पहले से कैसे देख सकते हैं? ओके, और कोई अपने विचार? प्रश्न समझ नहीं आया। कार्यकर्ता जो भी कार्य करेगा उसके लिए वह वर्तमान में जो
कार्य करेगा वह भविष्य के लिए भी कारगर हो, यह देखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सर डी वाला करेक्ट होना चाहिए, ओके। क्योंकि उसको भविष्य की ओर ले जाना है सर। नहीं, देखिए, अब आपने जो बताया है ये बात सही बताया है, ऐसा होना चाहिए। सोशल वर्क को इस तरीके का बिहाफ पर अब बातचीत करनी चाहिए। परंतु ऑप्शन नंबर जो बच्चों ने बी को बताया है, बी ही करेक्ट होगा, डी नहीं करेक्ट होगा। क्योंकि एक्सेप्टेंस थ्योरी आपसे यही कहती है कि जैसा भी सेवार्थी हो उसे उसी के रूप में स्वीकार कर लो। ये बर्था रेनाल्ड ने खुद कहा है, और बर्था रेनाल्ड ने इस बात को भी बताया है कि जो काउंसलिंग शब्द है, परामर्श जो शब्द है, उन शब्दों के बारे में भी जिक्र बर्था रेनाल्ड ने ही किया है। ठीक है, तो उस थ्योरी में भविष्य की बात नहीं की गई है। एक्सेप्टेंस में ये बात की गई है वर्तमान की स्थिति को। आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये कहना अच्छा है कि सेवार्थी की वर्तमान स्थिति को भी जानना है और भविष्य के लिए उसको विचार भी करना है, मैनेजमेंट भी करना है, ये भी जानना ठीक है। परंतु हम सेवार्थी को एक्सेप्ट कब करेंगे? जब उसकी हम देखेंगे कि वर्तमान की प्रॉब्लम क्या है, आज करंट लेवल में उसकी समस्या क्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका, बी करेक्ट रहेगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी प्रॉब्लम क्या है, करंट लेवल इसको कहते हैं, है ना, उसको जानना जरूरी होता है ये एक्सेप्टेंस में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समाजकार्य के स्वीकृति के सिद्धांत के अनुसार निम्न में किसे स्वीकृति प्रदान करना चाहिए? कार्यकर्ता को कि सेवार्थी को? कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों को कि किसी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी सर। सी भी है और आप लोग बी की तरफ भी जा रहे हैं। चलिए एक बार जरा आप लोग सी की, जिन्होंने सी बताया है, सी कैसे? अच्छा बी, तो एक बार मुझे जरा बताएं बी कैसे? क्योंकि कार्यकर्ता को ही तो देना है एक्सेप्टेंस, तो वो सेवार्थी को देगा। इसे कार्यकर्ता तो सब पहले से ही प्रेजेंट है। अच्छा, कार्यकर्ता पहले से ही प्रेजेंट है। बाय द वे, ओके, देखिए अब आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब मेरी बातों के बाद फिर ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आपसे कहा कि समाज कार्य के स्वीकृति का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसे स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए? ये बात आप सही कहते हैं, लेकिन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रश्न केस वर्ग का है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये प्रश्न तो समाज कार्य का है। समाज कार्य की 3 प्रणालियां होती हैं। आपको दोनों के लिए सिद्धांत होगा सी। हाँ, यहाँ अगर जब मैं आपसे बात करता कम्युनिटी वर्क में या तो कम्युनिटी वर्क या ग्रुप वर्क में, तो आप एक संस्था का भूमिका निभाते। आप लोग संस्था का नाम भूल रहे हैं। केस वर्क में भी एक संस्था की भूमिका होती, वो नाम भूल रहे थे। तो संस्था ये करती है ना स्वीकृति, कार्यकर्ता और सेवार्थी की। ये तो आप एक कार्यकर्ता को ऐसा चाहिए कि सेवार्थी जिस रूप में हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन यह परिभाषा सही तरीके से अगर परिभाषित करती है तो संस्था ही करती है। संस्था को ये बात चाहिए कि कार्यकर्ता को भी एक्सेप्टेंस दे, स्वीकृति दे, और सेवार्थी को भी दे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, बात को समझिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और हमारे सामने सवाल है इस समय 8 नंबर का कि समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत के अनुसार कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य संचार होता है। बताइए, लिखित होता है या अलिखित होता है या आप ओके ओके आप लोगों ने पहले ही मुझे जो है जवाब दे दिया सभी की तरफ। चलिए, डी होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब है कि कार्यकर्ता अभ्यास सिद्धांत के दौरान में कार्यकर्ता और सेवार्थी की जो मध्य संचार होता है ना, वो सांकेतिक लैंग्वेज भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, उसी को कहते हैं। लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें। सही जवाब दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत मानव के किस गुण पर आधारित माना जाता है? क्या मानव व्यवहार, मानव गरिमा, मानव चरित्र, मानवीय अनुशासन? बताए। 4 ऑप्शन आपके सामने। मानव व्यवहार। व्यक्तिकरण का जो सिद्धांत है वो मानव के किस गुण पर आधारित है?
मानव गरिमा पर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव गरिमा करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। व्यक्तिकरण का जो सिद्धांत है वो मानव गरिमा पर आधारित है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्तिकरण के सिद्धांत में आपको बताऊं, इस भूमिका को कोई आगे लेके गया है, इंडिविजुअलाइजेशन वाली प्रक्रिया को, तो मैरी रिचमंड ने लेके गए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी केस वर्क में जब ये प्रक्रियाएं आएंगी तो मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। तो आप सोशल वर्क में जब ध्यान रखें तो मानव गरिमा को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर बस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हो। हालांकि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति में जो है कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं जो दूसरे में नहीं पाई जाती। मतलब हर एक व्यक्ति एक प्रकार से क्या बन रहा है, यूनिक बन रहा है, अलग अलग प्रक्रियाएं आ रही हैं। तो जरा मुझे बताइए आप, यह कथन समाज कार्य अभ्यास के किस सिद्धांत में निहित है? ऑप्शन ए स्वीकृति, संचार, गोपनीयता और व्यक्तिकरण। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हाँ, हर एक व्यक्ति जो होता है यूनिक होता है। व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, क्योंकि आपके अंदर जो व्यवहार या जो एक्टिविटी, जो विशेषताएं हैं वो अलग है, और किसी दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उसके अंदर विशिष्टताएं अलग हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। सही जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर डी। ए और डी एक सा क्यों साउंड करता है? देखो, स्वीकृति का सिद्धांत में ये हो ही नहीं सकता मैम। स्वीकृति आपसे कभी कही नहीं सकती कि दो विशेषताएं होती हैं। स्वीकृति नहीं कहती कभी दो विशेष। स्वीकृति तो टास्क को एक्सेप्टेंस देता है। स्वीकृति अनुमोदन जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, आपको प्राथमिकता देने की बात करता है, आपकी विशेषताओं की प्राथमिकता देने की बात नहीं करता। विशेषताएं तो अलग होती हैं, आप अलग हैं। अब जैसे आप रख लीजिए, और अब हर एक व्यक्ति अलग है ना, क्योंकि उसकी अलग सोच है, अलग तरीके से वो रहता है, अलग तरीके से बिहेवियर करता है, हर चीज़ अलग है। तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। तो किसी में लिखने की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होगी, किसी में पढ़ने या तर्क करने की क्वालिटी होगी, तो और किसी में हो सकता है लिखने की अच्छी क्वालिटीज़ होगी, है ना। तो हर एक व्यक्ति अलग है कि नहीं, बताइए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, है ना। हाँ, अयो हनी सिंह क्या करते हैं भाई, सॉन्ग यानी सिंगर हैं, गाना गाते हैं। तो सब में अलग अलग बातें, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेवार्थी की समस्याओं को सार्वजनिक नहीं करने का सिद्धांत किस पर आधारित माना जाता है? क्या स्वीकृति का सिद्धांत, अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत, नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत की गोपनीयता का सिद्धांत? ऑप्शन डी, गोपनीयता का। हाँ, सही जवाब दिया आपने कि सेवार्थी की समस्याओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं हम लोग। और सार्वजनिक ना करने का जो नियम बताता है, जो एक प्रकार का सिद्धांत बताता है सोशल वर्क में, वो ऑप्शन नंबर डी बताता है, ठीक है। जो कहता है कि गोपनीयता का मतलब हर एक बातों को सीक्रेट रखना है। बाय द वे, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आपको सेवार्थी से उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, तब जाके उसकी बातों को आप क्या करेंगे, किसी क्लाइंट या किसी थेरेपिस्ट या किसी मैनेजमेंट से आप शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। सीक्रेट रखने की बात कही जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी को गोपनीय रखने के संदर्भ में किसकी अनुमति अनिवार्य मानी जाती है? सेवार्थी की, कार्यकर्ता की, कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों की, किसी की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है? सेवार्थी की। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपने दिया है मुझे, ए वाला, यही करेक्ट जवाब है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, गोपनीयता रखने के संदर्भ में हम किसकी अनुमति देने की बात करते हैं? सेवार्थी की, कार्यकर्ता की थोड़ी ना। अब ऐसा भी मत सोचिएगा कि संस्था की तो भूमिका तो है ही है, ठीक है, सेवार्थी की। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, आत्मनिर्णय सिद्धांत के अंतर्गत आत्मनिर्णय का अधिकार किस पर बल देता है? कार्यकर्ता पर, सेवार्थी पर, कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आत्मनिर्णय नहीं, सी कैसे हो सकता है? आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत, कार्यकर्ता का, आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है सर, आत्मनिर्णय का सिद्धांत आधारित है सेवार्थी पर। बिल्कुल। आत्मनिर्णय का अधिकार किस पे बल देता है? तो सेवार्थी पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ना कि कार्यकर्ता पे। मतलब हमारा क्या काम होता है? हमारा काम ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वावलंबी हो जाए,
है ना, निर्णय स्वयं से ले सके। तो ये प्रक्रिया कहाँ हम करते हैं लागू? हम सेवार्थी भी तो करते हैं, और ये काम एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता ही तो करता है कि नहीं? और वो जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी करेक्ट जाएगा। ठीक है। अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक होता है सेवार्थी या कार्यकर्ता या एनजीओ या इनमें से कोई नहीं। अपने हितों का सर्वोच्च निर्णायक होता है। बिल्कुल, यहाँ अगर आपने जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका ऑप्शन करेक्ट जाएगा सेवार्थी का। ठीक है, सेवार्थी ही आपका ऑप्शन जो रहेगा ये सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 हमारे सामने कहता है कि नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। कहता है कि एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में किसे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? बताएं। कार्यकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जो जाएगा वो कार्यकर्ता ही करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ बेसिकली जो बताया गया है नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में ये बात कही जाती है कि सेवार्थी की समस्या को देखकर, है ना, उससे व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव का अनुभव ना रखने के, क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है ना, और जब व्यावसायिक व्यक्ति है इस कारण उसे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करने में भूमिका निभाता है। तो कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सेवार्थी की समस्या में लिप्त होने की बजाय अगर वो वस्तुनिष्ठ ढंग से कार्य करे तो सेवार्थी में जल्दी सुधार आएगा। तो कहा कि एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में जब आप काम करेंगे तो किससे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? तो सेवार्थी थोड़ी ना करेगा वो, और ना ही मैनेजमेंट करेगी, और ना ही एनजीओ करेगा। वो तो काम आपका प्रोफेशनल सोशल वर्कर करता है। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बात करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में किस प्रकार के परिवार का स्वरूप अधिक प्रचलन है? बताइए। एकल, संयुक्त, एकल और संयुक्त दोनों। सिंगल को न्यूक्लियर तो जाना चाहिए, पर आप थ्योरेटिकली तो उसी को कहेंगे कि दोनों ही। बिल्कुल, यहाँ सही जवाब जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एकल और संयुक्त परिवार दोनों भारत में क्या है? प्रचलित है। दोनों में क्या है? प्रचलित है दोनों। देखिए, अब हमारे सामने आपको बता दें कि ये समाज कार्य के अंतर्गत विविध परिवेश में जो सोशल वर्क का अभ्यास है, उस समय एक परिवार कल्याण कार्यक्रम योजनाएं थीं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये बातचीत हो रही है आप लोगों से। तो बता रहा है आपसे कि वर्ष 1954 में 1954 में कल्याण विस्तार परियोजना थी। कल्याण विस्तार परियोजना थी और डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामुदायिक विकास का खंडन के अंतर्गत आ जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना आप यहाँ पर बता रहे हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो सामुदायिक विकास पर आधारित है। और ध्यान रखिएगा, ये कल्याण विस्तार परियोजना जो 1954 की है, ये समन्वय वाली पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति पर आधारित है? कोऑर्डिनेशन वाली पद्धति पर, हाँ, समन्वय पद्धति पर आधारित है, और ये द्वितीय में है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि प्रथम कौन सी है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो 1954 की कल्याण विस्तार परियोजना है ना, ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में और शहरी मलिन बस्तियों में जो रहने वाली महिलाएं थीं और बच्चे थे, उनके मौलिक कल्याण की बात करता था। तो यानी महिला और बच्चों के मौलिक कल्याण के बारे में जिक्र करता था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1954 की कल्याण विस्तार परियोजना में शामिल थी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुउद्देशीय लक्ष्य बनाए जा रहे हैं बच्चे के संबंध में, महिलाओं के संबंध में,
आप ये भी कह सकते हो कि केशवर के आधार पर बहुउद्देशीय लक्ष्य बन रहे हैं, है ना। तो ये बात भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, लेकिन आप ये मत कहिएगा कि कम्युनिटी वाला, क्योंकि कम्युनिटी वाला एक कोऑर्डिनेशन पद्धति है, वो सेकंड वाले में आई थी, जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण, विकास और सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर वो द्वितीय पर क्या आएगा सर उसमें 17 वाले में क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर द्वितीय, पहला ऑप्शन ए पहला आएगा जी। अब एक बार मुझे जरा बताएं क्वेश्चन नंबर 18 कि विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण, विकास, सशक्तिकरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बताइए। प्रथम 1951 में से पंचवर्षीय बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विकास, कल्याण, सशक्तिकरण का जो कार्य योजना तरीके से किया गया था, तो वो ऑप्शन नंबर ए में यानी 1951 से। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे। देखिए, महिलाओं और बच्चों के मौलिक कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किन क्षेत्रों में विकास योजना वर्ष 1954 में प्रारंभ की गई थी? शहरी क्षेत्रों में कि ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में, शहरी मलिन बस्तियों में, बी या सी? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो डी गया है यही करेक्ट गया है, मैंने अभी आपको बताया भी है ना। तो शहरी मलिन बस्तियों में और ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में, है ना। तो आप ये कौन सा था? ये बहुउद्देशीय पर आधारित था, है कि नहीं? किस पर आधारित था? बच्चों और महिलाओं के बहुउद्देशीय सुविधाएं प्रदान करने पर आधारित था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक कल्याण विस्तार परियोजनाएं हैं। कल्याण विस्तार परियोजनाएं जो है वो नगर के लिए थी, शहर के लिए थी। तो 1960 में आई थी वो कल्याण विस्तार वाली, है ना। नगरीय क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बालवाड़ी, शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। 1958 कह रहे हैं? नहीं, ये बेसिकली 1960 में था। नगरी, मैंने अभी आपको बताया है थोड़ा सा कि नगर के लिए जो कल्याण विस्तार परियोजना थी 1960 में स्टार्ट की गई थी। और ये परियोजना जो है शहर की मलिन बस्तियों में महिलाओं और बच्चों के लिए बालवाड़ी, शिल्पकारी, सामाजिक शिक्षा, महिलाओं के लिए प्रसूति सेवाएं और मनोरंजन सेवाएं इत्यादि जो है उपलब्ध कराती थी। तो ऑप्शन आपका सही जाएगा डी वाला यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित नहीं माना जाता है? पारिवारिक झगड़े का निपटान, दूसरा ऑप्शन पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाना, तीसरा ऑप्शन राजनीति समझ को बढ़ावा या बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। राजनीतिक समझ को बढ़ाना। एक कार्य जहां पे परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित नहीं है और वो नहीं है राजनीतिक समझ को बढ़ावा देना, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ओके, बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें कि किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं 18 वर्ष से कम? 18 वर्ष से कम। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका तो ये सही जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका तो सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, हाँ, इसलिए आप सभी लोग जो है ध्यान रखें खासकर। क्या चीज? 16 वर्ष से कम के लिए तब कोई प्रावधान है तो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया गया। बालवाड़ी में, बाल विकास कार्यक्रम में? नहीं सर, 18 वर्ष से कम। क्या बोल रहे हो अनुराधा पांडे जी? नहीं हो कि
18 वर्ष से आयु किसी भी कम की गई है, 16 वर्ष तक की की गई है, वह सब। अच्छा सर, आपराधिक जी सर। देखिए यहाँ आप ध्यान दें कि क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता है, तो वह है 18 वर्ष से कम। और आपको पता होना भी चाहिए, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र कर रखा है कि जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को अगर आप ध्यान रखें तो 6 से 14 वर्ष की जो प्रक्रियाएं आती हैं वो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 21 के ए में, है ना। जब हम 14 साल से कम की बात करते हैं तो हमें वो देखने को मिलता है श्रमिक वाले शब्द में, बलात् श्रम वाले शब्दों में आता है, रिप्रेजेंट होता है। जब हम 6 से 18 वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पे हम RPWD एक्ट को याद कर लेते हैं कि भाई 2021 के अकॉर्डिंग, है ना। तो बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो आयु वर्ग रखा गया है वो 18 वर्ष से कम को ही रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर सी ही कर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बाल विकास या बाल कल्याण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रयास को शामिल नहीं करता है? सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और प्राविधिक। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं शामिल किया गया है ना। प्राविधिक मतलब एक प्रकार का मेथड, सिस्टम, एजुकेशनल, सोशलाइजेशन, ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यह एक बच्चा ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को भविष्य में पूरा करेगा। यह कथन किस विद्वान का है? बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए। अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट है और ये आपका स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब है। इस बात को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, तो इन्होंने व्यक्ति आज जो है विराजमान है और व्यक्ति के चले जाने पर बच्चा ही उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली जो क्रियाएं हैं उसको संपन्न करेगा। ऐसी बात अब्राहम लिंकन कहते हैं कि यह एक बच्चा ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों को भविष्य में वो पूरा करेगा। परंतु जब महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात करते हैं, यदि हमें इस विश्व में वास्तविक शांति की स्थापना करना है और युद्ध के विरुद्ध वास्तविक लड़ाई छेड़नी है तो हमें बच्चों से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये बात महात्मा गांधी जी कहते हैं, है ना, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? जो है माता पोषाहार, परिवार नियोजन, जो है शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा। किसको शामिल नहीं किया गया ICD में? परिवार नियोजन। ओके, चलिए और लोग बताइए। केवल एक ही बच्चे जवाब आ रहा है भाई। सर बी कह रहे हैं। क्यों परिवार नियोजन ICD में नहीं रखा गया है? कितने लोग? बिल्कुल रखा गया भी। समेकित बाल विकास सेवा योजना की बात अगर मैं करूं तो उसमें शामिल किया गया, मैं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बताता हूं, ध्यान से जी। अब सुनिए, ये ICD है और ICD के बारे में आपको पता है कि ICDS जो लॉन्च किया गया था 1975 में, और यह आदितिक प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था भाई कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चे, गर्भवती और नर्सिंग माताओं की विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करता था। और ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इसी के तहत ही जो प्रवासी मजदूर आंगनबाड़ी सेवाएं हैं इनको भी संचालित किया गया है। इन्हीं के तहत ही आंगनबाड़ी के केंद्रों में 18 साल तक के बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासी लाभार्थियों को उसके मूल स्थानों पर लौटने तक राज्य के भीतर या बाहर उसके गंतव्य जिलों से जो है पारिवारिक के लिए ICDS की जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करता है उसको। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, जो
अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, क्या आप देखिए यहाँ आपने एक शब्द देखा है अभी अभी आप लोगों ने कि ये जिक्र करता है स्वास्थ्य के संबंध में, ये जिक्र स्वास्थ्य के संबंध में करता है। परंतु एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग कि माताओं की पोषाहार की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वास्थ्य और उस पर बात कर रहा है, स्वास्थ्य बीमा पे बात कर रहा है। शिक्षा की बात होती है, विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात होती है, स्वच्छ जल की बात होती है, इत्यादि जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। परंतु ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसकी बात नहीं हुई है कि स्वास्थ्य बीमा के बारे में, स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात नहीं हुआ है। कितने लोग सहमत हैं बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है? सहमत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मैंने अभी अभी शायद आपको बताया है। 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 सी है सर। हाँ हाँ, ये ऑप्शन सही रहेगा। अनुराधा जी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। ये 45 में मतलब इसे थोड़ा रिलेट करिए ना, 45 भी होता है ना निःशुल्क। बिल्कुल नहीं, 45 निःशुल्क नहीं है। 45 देखो मैं बताता हूँ 45 क्या है। 45 बेसिकली जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है ना, उसकी देखभाल होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बात होती है 45 में। किसने से? 6 से कम वर्ष, हाँ, है ना। तो इनमें जो है इनकी जिक्र किया गया है कि भाई आयु के बालकों के शिक्षा का प्रावधान होगा इसमें, ठीक है। और इसमें कहा गया 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले तो देख रेख और शिक्षा प्रदान करने का जो प्रयास करेगा वो 45 करेगा। लेकिन शिक्षा का अधिकार बताता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को जो निर्धारित है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। समझ में आ रहा है। और एक आर्टिकल है 51 का वाला, ये भी याद आ रहा होगा आप लोगों को। जी सर, 6 से 18 वर्ष। हाँ, तो ये आपका बताता है कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को, 6 to 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे की यथास्थिति में बच्चों का प्रतिपाल्य से रिलेट करेगा, उसके पालन पोषण संरक्षण से रिलेट करेगा और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा 51 का वाला, है ना। तो ये पॉइंट हैं बाल कल्याण के अन्य प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में। मैंने आपको बताया भी तो है इनके बारे में, मैंने क्लास लिया भी है आप लोगों की। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि अनुच्छेद 51 के अनुसार जो माता पिता संरक्षक हों, अच्छा वही सवाल आ गया है, तो वह 6 से डैश वर्ष के बीच आयु की यथास्थिति अपने बच्चे तथा प्रतिपाल्य की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। तो बताइए ए, बी, सी और डी। बी करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर बी यानी 14 वर्ष। 14 वर्ष यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, समाज कार्य की भाषा में महिला विकास का तात्पर्य क्या होगा? सोशल वर्क के पॉइंट लैंग्वेज में बात की जा रही है। महिला विकास का मतलब बताइए। महिला विकास कह लो या महिला कल्याण भी कह लो। उपरोक्त सभी होंगे। अच्छा, उपरयुक्त सभी होंगे। और यहाँ पे आपको बता दूँ यही जवाब सही रहेगा, क्योंकि महिलाओं का निदान, पिछड़ेपन को दूर करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक महिला विकास के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? महिला विकास के उद्देश्य में शामिल नहीं किया गया है उसे। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, अगर उद्देश्य पता रहेंगे तभी कर पाओगे आप। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि राष्ट्रीय जीवन और विकास की मुख्य धारा से जोड़ोगे कि नहीं, ये बताओ उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर अगर मैं कहूँ कि महिलाओं के प्रति अगर आपका आदर सम्मान भी होना चाहिए, ये उद्देश्य होगा कि नहीं होगा कि भाई तब महिला का विकास होगा? बिल्कुल। पुरुषों के समान अगर आप अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बताइए होगा कि नहीं होगा? अच्छा जरा ये सोचिए कि राजनीति और निगम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, क्या ये महिला विकास का उद्देश्य है? नहीं है।
राजनीति वाला पॉइंट तो हमेशा आपको पता हो जाना चाहिए, अब तो इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, है ना, नेगेटिव शब्द आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महिला संबंधित नीतियों को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? महिला बोर्ड, महिला आयोग, महिला कल्याण एजेंसी, महिला विकास ब्यूरो। महिला आयुक्त। महिला आयोग। अच्छा, तो तो हेलो सर। हाँ सर इसके आगे वाले क्वेश्चन में जो राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी वो कैसे होगा? उसमें तो अभी हो रही है भागीदारी महिलाओं की ओके, देखिए, राजनीतिक निगम में। नहीं, आप सवाल को समझ नहीं पाए, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको डाउट है, कहता है कि महिला विकास के उद्देश्य को, मतलब वो कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए जो महिला विकास में भूमिका निभा रहा हो। अब प्रश्न ये कहा कि इनमें से हमें वो छांटने हैं जो नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी कहता है कि राजनीति और निगम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। बेसिकली राजनीति के जो फील्ड है और जो कॉरपोरेशन का जो फील्ड है, उस फील्ड में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक प्रकार से जोड़ने के पॉइंट में विचार करता है। तो क्या इससे अगर ये प्रक्रियाएं बनेंगी तो ये क्या महिला विकास कहलाएगा? क्या ये महिला विकास की परिभाषा या महिला विकास का उद्देश्य बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ट्रिक की बात अगर मैं आपसे बात करूं कि जब आपसे कभी प्रश्न आए किसी भी परिप्रेक्ष्य में सोशल वर्क में और प्रश्न राजनीति शब्द से आए, राजनीतिक शब्द से अगर आए तो वो हमेशा 99% मैं बता रहा हूँ वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो ऑप्शन गलत होगा। कभी राजनीतिक पे सोशल वर्क काम करता ही नहीं। तो बताइए पॉलिटिक्स करने चले हैं कि काम करेंगे, है ना, सिंपल सी बात। ऐसे ही हम लोग कहते भी हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो यही सोशल वर्क है, क्योंकि प्रोफेशनल सोशल वर्क है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में कि केंद्रीय विकास कल्याण परिषद में ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। कह रहा इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बड़ा अच्छा सवाल है हमारे सामने। महिला विकास कार्यक्रम के संबंध में यह सवाल है, जहां प्रश्न पूछा कि महिलाओं के विकास के उपलब्ध कराने में कि ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो और परिवार परामर्श केंद्र, नहीं, परिवार परामर्श केंद्र नहीं है, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद है, इसकी ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए बताइए। 1982 बिल्कुल सही जवाब है। यहीं ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो की स्थापना हुई थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड परिषद में मई 1982, मई 1982, 1982 याद रखेंगे। पता इसका काम क्या था? केंद्रीय समाज कल्याण परिषद में जो ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो है, इसका क्या काम था जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी? बताइए। एक काम तो इसका ये था कि सहायक सेवाएं उपलब्ध करानी है, और ये सेवाएं उपलब्ध करानी चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, उसके माध्यम से उसको उपलब्ध कराना है, और उसमें जो है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है और संपर्क स्थापित करना है। ऐसी प्रक्रिया इसमें आती है। परामर्शदाता जितने लोग हैं, जो काउंसलर हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षित करने की भी बात इसी में कही गई है। परिवार परामर्श केंद्र योजना का जो क्रियान्वयन है, जो मूल्यांकन है, जो अनुश्रवण है, जो निगरानी शब्द है, वो इसी के अंतर्गत आता है, परिवार परामर्श केंद्र के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सही रहेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है कि परिवार परामर्श केंद्र के विभिन्न कार्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए सहायक सेवा, घरेलू हिंसा, सामाजिक कार्यकर्ता और अभिकरण की भूमिका निभाना। ऑप्शन डी सर दिख नहीं रहा। ऑप्शन डी दिखाई नहीं दे रहा है? अब दिखाई दे रहा था। एक बार लेफ्ट कर जाइए फिर सर, है ना, लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। बताइए जरा, ऑप्शन बताइए मुझे। ऑप्शन नहीं बता रहे हो आप लोग।
ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा सर। देखिए, परिवार परामर्श केंद्र के विभिन्न कार्यों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो घरेलू हिंसा को रोकना किसको नहीं शामिल किया गया है? बात को ध्यान रखिएगा, सही जवाब जो होने वाला है घरेलू हिंसा रोकना, ये जो है शामिल नहीं है परिवार परामर्श केंद्र में। बाकी अगर मैं बात करूं तो सहायक सेवा उपलब्ध कराना है, सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित देना है और अभिकरण और भूमिका को बताना है। तो अभी तो मैंने आप लोगों से जिक्र तो किया है, इसमें बताया तो है ना कि सामाजिक कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देना, अभी नहीं बढ़ाया है, 1982 में बोला था, सुनते ही नहीं हो आप लोग अच्छे से। सरकारी और गैर सरकारी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखेगी, स्थापित करेगी। परिवार परामर्श केंद्र योजना को जो क्रियान्वयन, अनुसरण और निगरानी भी करेगी, है ना, ये भी बताया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। युवा विकास के संदर्भ में अभिव्यक्त उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता है, बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बता रहे हैं आप, और जो कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे शामिल है, कहा है नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति के अवसर, अच्छा आपने ट्रिक मार लिया राजनीति वाला ही, अच्छा जी, चलो और बताएं। देखिए, युवा विकास की बात हो रही है, ऑप्शन सी होगा, संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना। देखते हैं। देखो बात हो, राजनीति होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए बात ये है कि कह रहा है कि युवा विकास के संदर्भ में अभिव्यक्त उद्देश्य क्या है। अभिव्यक्त उद्देश्य का मतलब हमारे सामने जो चीज़ें प्रस्तुत करनी है, जो चीज़ें हमें निकालनी है, उस उद्देश्य से प्रश्न है। तो पहला पॉइंट कहा कि उनमें कौन सा शामिल नहीं है, तो देखो प्रबुद्ध दृष्टिकोण को विकसित करना है। प्रबुद्ध दृष्टिकोण को विकसित करना है मतलब युवा वर्ग में जीवन के प्रति वास्तविकता को विकसित करना है, इसलिए ये सही होगा। रचनात्मक योगदान की भावनाओं को जागृत करना है, इसलिए ये भी सही रहेगा, है ना। और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना, संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना। देखिए आप संतुलित की बजाय अगर आप कहिए कि अवसर उपलब्ध कराइए, युवा वर्ग को प्रयासों के द्वारा जीवन की वैकल्पिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षों को उन्नति पर बल करिए, तो ये होना चाहिए। अब देखिए संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने की बजाय अगर ये कहता सही है, संतुलित दृष्टिकोण तो होना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के जीवन के प्रति एकीकरण आता है। ऑप्शन नंबर सही रहेगा आपका, ये भी पहला, दूसरा, तीसरा। राजनीति के अवसर तलाशने हेतु प्रोत्साहित करे, ये प्रश्न ही गलत है बेसिकली। अगर मैं कहूँ तो राजनीति भी आती है ना। कारण कैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप जाएंगे पीजी वगैरह में तो देखिए आजकल जो है इलेक्शन होते हैं, पीजी वगैरह में होते हैं कि नहीं होते हैं, कारण क्यों? अच्छा रीज़न पता है क्यों होते हैं? पीजी वगैरह जो कॉलेज होते हैं उसमें इलेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं? पता है किसी को इसका कारण, इसके पीछे का राज? बिल्कुल सही जवाब, पहले से प्रिपेयर उनको कराना आता है। तो राजनीति में अवसर तलाशने हेतु प्रोत्साहित करना, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, डी सही रहेगा यहाँ पे, डी ये शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, डी नहीं सही है, ठीक है ना, याद रखेंगे। राष्ट्रीय युवा नीति के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बताइए। क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति युवाओं को जागरूक करना चाहिए। विश्व शांति के संवर्धन में शामिल करना, चलो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और न्याय का विकास भी होना चाहिए। उपर्युक्त तो सभी के सभी करेक्ट होगा, डी। बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के आयोजन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अध्यापक की, छात्र की, एनजीओ का, कि स्कूल मैनेजमेंट का? छात्रों की, अध्यापक की। देखो राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम
जानते हैं ये क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम। ओके। और यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य भूमिका छात्रों की होती है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। करेक्ट, बी ही सही जवाब होगा। बताइए आप लोग भी थोड़ा सा। जी सर। जी सर। सर ठीक है, इस बात को आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज थी राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्यक्रम था भारत सरकार ने 24 सितंबर सन 1969 को स्टार्ट किया था। 1969 में, है ना। और यह 11वीं और 12वीं बच्चे के जो छात्र थे, युवा थे, उन छात्रों को या जो है युवाओं को जो है अवसर देने की बात की गई थी उसमें। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, किस कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, बताइए जरा एक बार। 1969। 1969 बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये वही है जो अभी आपने देखा है, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, इसी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। कॉमनवेल्थ डैश कार्यक्रम का आरंभ 1869 में हुआ था, तो बताइए युवा, किशोर, बालिका, बालक। बिल्कुल सही बात है, युवा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक योजना जो है प्रारंभ की गई थी? UNDP, बिल्कुल बिल्कुल, UNDP पूरा नाम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना? 9। हाँ 65 नहीं 66। हाँ, UNDP का अगर आपसे स्थापना की बात करेगा तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 हाँ। नहीं 65 में ही। 65 ही तो बोल रहा था सर मैं, आपने अच्छा नहीं 65 ही करेक्ट रहेगा, आप इसको सही कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है एक गरीबी कम करने के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने के लिए जो है जानी जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट डी, UNDP। अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आधुनिक समय में वृद्धों के प्रति घट रहे आदर सम्मान का मुख्य रीजन क्या हो सकता है, कारण? संयुक्त परिवार का विघटन, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का बी सर। ओके सही जवाब। संयुक्त परिवार का विघटन का जो रीजन है ये एक मुख्य कारण के रूप में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, वृद्धों की समाज में बढ़ोतरी अपेक्षा का मूल कारण माना जाता है क्या? मूल कारण क्या माना जा सकता है? व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दोनों माने जाते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वृद्धों की परिस्थिति में व्यवहारिक सुधार लाने के उद्देश्य से वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? वृद्धों की 1999। ऑप्शन सी आप बता रहे हैं, जो कि ऑप्शन सी ही करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, वृद्ध कल्याण सेवाओं के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम किस संस्थान ने व्यापक स्तर पर इसकी शुरुआत की थी? बड़ा अच्छा सवाल है। बी, ओल्ड एज सेटलमेंट सोसाइटी। नहीं, फ्रेंड इन नीड जो सोसाइटी है इसकी भूमिका रही है 1948, है ना, याद रखेंगे। जी सर। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब रहेगा।
वर्ष 1982 में आयोजित किस वर्ष सम्मेलन के दौरान वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना को स्वीकार किया गया था? जिनेवा सम्मेलन में, वियना, वारसा, लंदन? लंदन। वियना सम्मेलन होगा ना? वार्सा सम्मेलन। वियना सम्मेलन होगा, हाँ। 1982 में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है वियना में विश्व युद्ध सभा का आयोजन किया गया था और वृद्धों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना को स्वीकार भी किया गया था। उसी समय से जो है 1 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है वृद्ध दिवस के रूप में मनाने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष जो माना जाता है वो 1999 बन गया फिर, है ना, वर्ष। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वृद्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिव्यांगों पर एक विस्तृत घोषणा पत्र किस वर्ष पारित हुआ था? 1972, 1975, 1978, 1981? 78 में हुआ था। 78 या 75? ऑप्शन नंबर बी, बताओ। तो 75 में तो लागू ही हुआ था ना। नहीं, देखो, दिव्यांग अधिकार घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक आर्थिक नियोजन में प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिए जाने की अधिकारी है। और यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, बी वाला। 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1982 में डैश में विश्व युद्ध सभा का आयोजन किया? पेरिस में, जिनेवा में, वियना में? अच्छा, अभी अभी आप लोगों ने देखा भी है, सही जवाब बता दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, वियना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय जनगणना में दिव्यांगता को कितने भागों में विभाजित किया है? कौन से भारतीय जनगणना के अनुसार दिव्यांगता को? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है? 8 की शायद फिर बाद में। 6 है। भारतीय जनगणना के अनुसार कितने हैं? 6 है। PWD के अकॉर्डिंग कितना है? 7 है। 7। नेशनल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग कितना है? 20। 4। 4। RPWD 21। 21। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। 6, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। दिव्यांगों की श्रेणी में, अच्छा नाम लिखोगे? एक इसको बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, है ना, एक बोलते हैं लो विजुअल इम्पेयरमेंट, एक बोलते हैं जो है फिजिकली हैंडीकैप, और एक कहा जाता है स्पीच इम्पेयरमेंट, है ना, एक हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। और एक होता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब मांसपेशी क्षरण। बस, करेक्ट। यस। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दिव्यांगों की श्रेणी में किसे दिव्यांगता नहीं माना गया है? बताओ। संचारी जो है ना, जो संचारी है, संचारी हित है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी क्षरण। सर कुपोषण यदि हो गया था सी। हाँ, सर सी आंसर होगा। कुपोषण थोड़ी ना कोई दिव्यांगता है, कोई दिव्यांगता होती है कुपोषण? सर ये ट्रीटमेंट बी हो होगा, जाता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सर होगा, बी कहाँ? दृश्यता तो होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट विजुअल होता है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं। 48, राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान कहाँ अवस्थित है जहाँ मानसिक विक्षिप्त रोगों का उपचार किया जाता है? आगरा, रांची, हैदराबाद, सिकंदराबाद? में भी सिकंदराबाद होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, डी। अरे भाई, जो आपने NIMH का नाम सुना है? नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटली हैंडीकैप, और बहुत पुराना है सब। हाँ, बहुत पुराना है ये, और सिकंदराबाद का है ये, बहुत पुराना है और बड़ा फेमस है ये, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, है ना।
दिव्यांग सुधार संस्थानों के द्वारा निर्योग्यता को प्रतिबोधित करने के लिए किया जाता है, बताइए। व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, जनशक्ति विकास, अनुसंधान सेवा, सभी सभी होगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट सवाल आज का। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब। अरे महिला एवं बाल विकास की स्थापना 1950। हाँ, बड़ा फेमस। 85 है सर, अभी बताया था आपने। हाँ बस, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, करते रहेंगे इसको रुक रुक के। क्या हुआ? इंटीग्रेटेड, 1975 में। हाँ 1975 है। ICDS समेकित बाल विकास, उसी के अंतर्गत है। महिला बाल विकास अंतर्गत नहीं है ये, इसके अंतर्गत वो है, ये थोड़ी उसके अंतर्गत है ना। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है ICDS, ना कि ICDS के अंतर्गत ही आता है। हाँ, ये कह सकते हैं उनके साथ संलग्न है। ठीक है, चलिए।